आज का वीडियो है वाई टू डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट्स, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो दाएं को नीचे की ओर झुकते हुए क्यों होता है। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा हमारा नेगेटिव स्लोप में क्यों होता है, उसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं। या फिर इसके लिए और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मांग का नियम लागू होने के कारण कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो ये जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप में है, उसके क्या कारण है। तो इसके देखिए 5 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है, जो डिमांड कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप में होता है। तो फर्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव क्या बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग कोई एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, उस एप्पल का जैसे ही हम फर्स्ट यूनिट यूज़ करेंगे, पहली इकाई जब यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी जो उपयोगिता होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड यूनिट परचेस करते हैं तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। और उसी तरह से जब थर्ड यूनिट यूज़ करेंगे तो हमें उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है या मार्जिनल यूटिलिटी है, हमारी सीमांत उपयोगिता, वो और ज़्यादा क्या होगी, कम होने लगेगी। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे किसी यूनिट का जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक कंज्यूमर है वो एक्स्ट्रा यूनिट को तभी परचेज करेगा या अतिरिक्त इकाई को वो तभी खरीदना पसंद करेगा जब उसे कम मूल्य पर मिले। यानी कि अब उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए वो चाहेगा कि अगर एप्पल का प्राइस डाउन हो गया है तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट को, जो अतिरिक्त इकाई है उसको खरीदना पसंद करेगा। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड में भी ये बताया है कि प्राइस में, कीमत में और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एप्पल का प्राइस डाउन होता है तो हम यहाँ पे उसकी जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एप्पल का प्राइस जैसे ही रहता है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हमें कम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इसका कारण बताना है। तो कारण क्या हो सकता है कि जैसे जैसे हम, कोई भी उपभोक्ता है वो जैसे जैसे किसी यूनिट का या किसी वस्तु का कंजप्शन करना स्टार्ट करता है और उससे जो वो एक्स्ट्रा यूनिट और यूज़ करने लगता है तो उससे मिलने वाला जो कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि कह सकते हैं, या सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो जो प्रत्येक कंज्यूमर है या कोई भी जो कंज्यूमर है वो अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर प्राप्त करना चाहता है तो वो तभी प्राप्त करेगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नियम, ये जो मांग का नियम है वो ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस, अगर यहाँ पे प्राइस की रेट है वो कम होती है तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा यूनिट को परचेज करेगा। और हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बताता है कि प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशंस होता है। तो इसका मतलब है एक कारण तो क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रभाव के कारण हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो क्या होता है, नेगेटिव या इनवर्स, हम कह सकते हैं नीचे की ओर झुकते हुए होता है। बात करते हैं सेकंड की, इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। आय प्रभाव ये बता रहा है, जैसे कि अगर हम माने कि एक कंज्यूमर है वो 100 रुपीज़ में 1 kg शुगर परचेज करता है, यानी कि 100 रुपये में 1 किलो शक्कर खरीद रहा है। सपोज दैट इस 1 किलो शक्कर का जो प्राइस है वो 100 है, वो 100 से डाउन होके अगर वो 60 रुपीज़ हो जाता है तो वो अब क्या होगा, इसे 60 रुपीज़ होने पर उसे 2 बेनिफिट मिलेंगे। 60 रुपीज़ होने पर क्या होगा, 2 बेनिफिट मिलेंगे। क्या 2 बेनिफिट मिलेगा, एक तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि 100 रुपये था उसका प्राइस और 60 हो गया है, यानी 60 हो गया है। तो जो 40 रुपये बचता है वो 40 रुपये क्या होगा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है अब उसे 100 रुपीज़ पे ना कर 1 किलो शक्कर के लिए अब उसे सिर्फ 60 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो एक बेनिफिट तो हो गया कि रियल इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो बढ़ रही है, वास्तविक आय। सेकंड क्या होगा कि जब 60 रुपीज़ जब होता है प्राइस तो वो हो सकता है कि वो 1 kg शुगर ना लेकर वो 2 kg शुगर परचेज कर ले। तो इससे इनकम इफेक्ट से क्या होगा
कि प्राइस कम होने पर एक तो उसकी रियल इनकम बढ़ती है, दूसरा अब उसे अगर वो वही 1 किलो शुगर लेना चाहता है, अगर पहले वाला ही कंजप्शन करना चाहता है तो उसे कम पैसे खर्च करने होंगे, यानी 60 रुपये ही देने होंगे 100 की जगह। दूसरा क्या होता है कि जब 60 रुपीज़ होता है तो वो एक्स्ट्रा कह सकते हैं वो परचेज कर सकता है उस वस्तु की इकाइयों को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी। यानी जैसे ही 100 से 60 हुआ यानी प्राइस क्या हुआ, डाउन हुआ, तो हमने अपनी डिमांड क्या थी, जो शुगर थी उसकी डिमांड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो ये इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट के कारण भी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, वर्क करता है, और इसीलिए उसका जो वक्र होता है वो हमेशा कैसा रहता है, डाउन स्लोप में रहता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप में रहता है। राइट। तो बात करते हैं कि आई इफेक्ट का। आपको समझ में आया होगा कि आई इफेक्ट में इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में, यानी कि कोई भी कॉमोडिटीज़ होगी अगर उसकी प्राइस डाउन होती है तो वो वस्तु को उसकी जो डिमांड है या क्रय है, परचेजिंग है, वो ज़्यादा करने लग जाता है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर शुगर है उसका प्राइस अगर डबल हो जाए यानी 200 हो जाए तो हम 1 kg की जगह अब क्या लेंगे, ½ kg लेंगे, यानी आधा किलो जो शुगर है वही हम लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये क्या बता रहा है, प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशंस बता रहा है। किसके कारण, आय इफेक्ट के कारण। ठीक है, आय प्रभाव के कारण। बात करते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट हमारा बता रहा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव ये बता रहा है कि जब एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी सब्स्टिट्यूट वस्तु को, या हम कह सकते हैं उसकी प्रतिस्थापन वस्तु को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर चाय का प्राइस है वो बढ़ रहा है, चाय का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसकी जगह किसको यूज़ करने लग जाएंगे, कॉफ़ी को यूज़ करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि चाय का कंपैरिजन में कॉफ़ी है वो सस्ती है, तो वो उसका उपयोग करना लग जाएगा। इसका मतलब एक का प्राइस कम ज़्यादा होने पर हम उसकी क्या कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड ना करके हम उसकी सब्स्टिट्यूट जो वस्तु है उसको खरीदना कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कारण भी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व रहता है, मांग का जो कर्व रहेगा वो क्या रहता है, डाउन स्लोप में रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चेंज इन द नंबर ऑफ बायर, यानी क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन। देखिए क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि 200 रुपीज़ केजी कह सकते हैं कि एप्पल मिल रहा था मार्केट में। राइट। तो जो ए था वो तो एप्पल को खरीद पा रहा था क्योंकि वो उसकी इनकम अच्छी थी, वो खरीद पा रहा था, लेकिन बी था वो नहीं खरीद पा रहा था। क्यों नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि उसे एप्पल की प्राइस ज़्यादा लग रही थी। लेकिन जैसे ही एप्पल का 200 से प्राइस डाउन होके जब 120 पे आ जाता है, प्राइस डाउन होके कितना आ रहा है, 120 पे, तो जो ये बी था वो 200 पे नहीं परचेज कर पा रहा था, अब वो 120 होने पर प्राइस वो क्या कर पा रहा है, परचेस कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस डाउन होती है तो जो अतिरिक्त कंज्यूमर्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो आपके कंज्यूमर्स रहेंगे वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इससे क्या हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही प्राइस था वो डाउन हुआ तो डिमांड क्या हुई, वो बढ़ने लगी। जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्या हुई, 120 हुई, तो अब डिमांड करने वाले ए भी था और बी भी था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड का जो वक्र है वो हमेशा क्या रहता है, डाउन स्लोप में रहता है। क्योंकि प्राइस डाउन होने पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं, बहुत से उपभोक्ता होते हैं जो कुछ चीज़ परचेज करना चाहते हैं, लेकिन वो उस समय इसलिए नहीं परचेज कर पाते क्योंकि वो वस्तु का प्राइस, कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब कीमत जैसे ही वस्तु की कम होगी तो वो और भी जो कंज्यूमर नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी दशा में हम कह सकते हैं वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, मतलब कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगी जब किसी वस्तु का कह सकते हैं अगर बाय चांस ये 200 से 400 पे चला जाता है एप्पल का प्राइस, तो जो ए 200 में परचेज कर रहा था वो हो सकता है कि 400 होने पर वो भी इसको परचेज नहीं करे। तो ये मेन है उपभोक्ता की जो लिमिटेड इनकम होती है उसके कारण ये कह सकते हैं ऐसा चेंजेस होता है। राइट। बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जिसमें यूजेस ऑफ कमोडिटी, जो डिफरेंट यूजेस होते हैं उसके बारे में बताया गया कि वस्तु के विविध उपयोग। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम बात करें इस चीज़ की तो आप जैसे कि यदि एक वस्तु के बहुत ज़्यादा उपयोग हो, जैसे कि आप खाना बनाने के लिए कोई यूज़ कर रहे हैं मशीन, ठीक है, टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, कूलर कर रहे हैं, ये सभी कूलर सबका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल है
वो आपका ज़्यादा आने लग गया, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा, तो आप देखते हैं कि घर जो नॉर्मली हम देखते हैं कि घरों में जो और भी ऐसे जो आइटम्स होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं बिजली के लिए, वो हम नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी जो नेसेसरी होता है उसके लिए ही हम क्या करते हैं, बिजली के जो है इलेक्ट्रिसिटी का उसका उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं मांग कम हो जाएगी उन वस्तुओं की, क्योंकि जब बिजली का बिल सस्ता था तो हमने बहुत से ऐसी चीज़ें परचेज़ कर ली जो बिजली से चलने वाली थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आया तो हमने उन वस्तुओं की जो डिमांड है, मांग है, वो कम कर दी। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी कारण हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप रहता है वो डाउन स्लोप होता है। तो 5 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर थे। पहला था कि इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, सेकंड था इनकम इफेक्ट, और थर्ड था हमारा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, फोर्थ था चेंज इन द नंबर ऑफ बायर, और फोर्थ था डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटीज़। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है, मांग वक्र होता है, वो हमेशा नेगेटिव स्लोप में या नीचे की ओर जाता हुआ या झुकते हुए दिखता है, ठीक है। पॉइंट है वो हमारा, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यानी कि वो बता रहा था कि कीमत में और जो आपका मांग है उसमें विपरीत संबंध होता है। क्या ऐसे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम के अपवाद होते हैं जो हमें ये बताएं कि नहीं, ये जो स्लोप रहता है आपका, का वक्र रहता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड का मतलब हो गया कि प्राइस में और डिमांड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जबकि अभी हमने पढ़ा था कॉजेज, ऐसे कारण पढ़े थे जो हमको बता रहा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशंस होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो ये नेगेटिव रिलेशन, ये कॉजेज थे। लेकिन क्या ऐसे कुछ अपवाद हैं जो हमें बताएं कि नहीं, प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रहा है और प्राइस कम होने पर डिमांड भी कम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक डिमांड कर्व है जो कि अपवर्ड बता रहा है, ठीक है। जैसे ही प्राइस P1 जाता है तो आप देखते हैं कि प्राइस की ज़्यादा होने पर डिमांड भी Q1 हो रहा है। तो ये बता रहा है अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। किसके पॉजिटिव रिलेशंस को, प्राइस के और डिमांड के। तो ऐसे कौन कौन से अपवाद रहेंगे, ऐसे कैसे कौन कौन से इसमें पॉइंट रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन द फ्यूचर प्राइजेस, यानी भावी मूल्य की वृद्धि की संभावना। अब सिंपल है कि अगर हमें लगे कि भविष्य में प्राइस है वो बहुत ज़्यादा और इंक्रीज़ होगा, फ्यूचर में प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम में भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो भी हम उस कमोडिटीज़ को परचेज करके रख देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है नहीं फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी जो प्रेजेंट में प्राइस है बढ़ी हुई है उसी पे भी हम क्या करते हैं, कमोडिटीज़ को परचेज करके रख देते हैं, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं किसी वस्तु के मूल्य में अगर भविष्य में वृद्धि होने की संभावना होगी तो वर्तमान में भी उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय किया जाएगा। अगर इसके ऑपोजिट बात करें कि अगर फ्यूचर में हमें लगे नहीं प्राइस डाउन होने वाला है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में और प्राइस डाउन होगा, अभी तो डाउन हुआ है लेकिन फ्यूचर में और डाउन होगा, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अभी परचेज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्यूचर में और डाउन होने पर उस पर परचेज करेंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड तो बता रहा था कि प्राइस इंक्रीज होने पर हम क्या करेंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि ये क्या बता रहा है कि अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, भविष्य में अगर बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस कमोडिटीज़ को प्रेजेंट टाइम में अगर चाहे उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो भी हम उसको परचेज करके रख देंगे। तो ये है भावी मूल्य में वृद्धि की संभावना, ठीक है। बात करते हैं जैसे इसका फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट हम बताते हैं कि जैसे गोल्ड है, सोना है, उसका प्राइस आप देखते हैं कि भविष्य में किसी को लगे कि नहीं गोल्ड का प्राइस और बढ़ने वाला है तो वो देखेगा कि प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उस पर भी वो क्या करेगा, गोल्ड को परचेज करके रख लेगा। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि प्राइस गोल्ड का इंक्रीज हुआ है फिर भी हमने क्या किया, उसकी डिमांड करने लग गए। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस एंड नेसेसरी गुड्स की, प्रतिष्ठामूलक और अनिवार्य वस्तु की मांग।
देखिए कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप जैसे डायमंड हो गया या गोल्ड ज्वेलरी हो गई, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, रिच पर्सन है वो उसकी परचेस करके ही रखेंगे चाहे उसका प्राइस कितना भी हाई हो गया है। तो प्राइस हाई होने पर भी हम उस कमोडिटीज़ को क्या करके रखते हैं, परचेस करते हैं। तो मोस्टली वो कमोडिटीज़ कैसी होती हैं, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठामूलक संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अगर ऑपोजिट बात करें कि जब उसका प्राइस डाउन हो जाता है, इन प्रेस्टिजियस गुड्स का अगर प्रतिष्ठामूलक संपत्ति का प्राइस डाउन होता है तो जो रिच पर्सन होते हैं वो उनको परचेज करना पसंद नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस डाउन हुआ है इन प्रतिष्ठामूलक संपत्तियों का, तो जो रिच पर्सन होंगे उन्हें लगेगा नहीं ये तो एक नॉर्मल हो गया, तो वो उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो प्राइस डाउन होने पर भी वो उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से नेसेसरी गुड्स का देखिए कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जीवन रक्षक वस्तुएं हो गई, तो इन वस्तुओं को उसका प्राइस हाई होने पर भी हम उसको परचेज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य वस्तु है, कंपल्सरी वस्तु है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो अगर बहुत हाई है प्राइस उसका, फिर भी हम उसे परचेज करते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, उस पेशेंट के लिए जो है, जो मरीज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो प्राइस हाई होने पर भी हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं, राइट। बात करते हैं थर्ड की, यानी इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। अब देखिए यहाँ पे है कि कुछ कंज्यूमर को, कुछ उपभोक्ताओं को ये लगता है कि हायर प्राइस देने पर हमें क्या है, बहुत ड्यूरेबल या टिकाऊ या बहुत अच्छी वस्तु मिलने वाली है। तो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, गुड्स अच्छी होती हैं, उनका प्राइस हमेशा अच्छा होता है। उस ज़्यादा प्राइस देने पर मुझे बहुत ड्यूरेबल या टिकाऊ वस्तु मिलेगी, तो वो उसको ज़्यादा देना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे अगर उस वस्तु का प्राइस डाउन होता है तो उन्हीं कंज्यूमर को लगता है कि नहीं, इस वस्तु का अब क्वालिटी अच्छा नहीं है, और वो उसकी डिमांड नहीं करते। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कंज्यूमर की अज्ञानता होती है कि उसे लगता है कि ज़्यादा पैसे देने पर ज़्यादा अच्छी वस्तु मिलती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्राइस होने पर उसकी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाई प्राइस कमोडिटी यानी ऊंचे मूल्य की वस्तुएं। देखिए ऊंचे मूल्य की वस्तुओं का मतलब हो गया कि मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जो हाई प्राइस की जो कमोडिटीज़ होती हैं उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड। इसका फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्रीम है या कोई आप जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम परचेस करते समय हम देखते हैं कि हाई प्राइस है तो उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे हाई प्राइस होने पर डिमांड भी हायर होती है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा कि मूल्य अगर प्राइस ज़्यादा होने पर भी उसकी मांग क्या करती है, वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकटकालीन समय। देखिए संकटकालीन समय का मतलब हो गया कि अगर किसी देश में आपके युद्ध काल की या कोई नेचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है कमोडिटीज़ का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी डिमांड वहाँ पे रहती है। तो ये कहने का ये जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि मांग का नियम इन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। जैसे आपका युद्ध हो गया, ठीक है, कर्फ्यू का सिचुएशन आ गया, तो वहाँ पे देखेंगे कि प्राइजेस कमोडिटीज़ की हाई होती हैं, तो भी वहाँ पे डिमांड है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो उल्टा डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीजेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं अपवाद का अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, गिफिन का पैराडॉक्सिस, या कह सकते हैं इन्फीरियर गुड्स का। देखिए इन्फीरियर गुड्स का या गिफिन का पैराडॉक्सिस अगर हम बात करें तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने तो सिर्फ एक ही अपवाद या एक ही एक्सेप्शन इसको माना है, किसको, गिफिन के पैराडॉक्सिस को, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अपवाद बताया गया है, और कभी कभी एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, इसको देने वाले कौन थे, गिफिन पैराडॉक्सिस को सर रॉबर्ट गिफिन थे, जो गिफिन के पैराडॉक्सिस को इन्होंने बताया था। इसको समझने के लिए इसके 2 इफेक्ट हैं, एक है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव, और इनकम इफेक्ट का मतलब हो गया आपका आय प्रभाव। तो देखिए ये नियम तभी लागू होगा जब एक बात इसमें हो कि अ कंज्यूमर स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ
इन्फीरियर गुड्स, यानी कि जो उपभोक्ता रहेगा वो अपनी पूरी आय में से, यानी जो भी उसकी इनकम होती है उसका अधिकांश भाग घटिया वस्तुएं यानी कि इन्फीरियर गुड्स पे खर्च करता हो। तो ये नियम कब लागू होगा? गिफिन का पैराडॉक्सिस, जब कंज्यूमर अपना मोस्ट ऑफ पार्ट टोटल इनकम का किस पे स्पेंड करेगा? इन्फीरियर आइटम्स पे। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये। सेकंड, इसका हम एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक प्योर घी है, जो प्योर घी है उसको हम मानते हैं सुपीरियर गुड्स, यानी कि श्रेष्ठ वस्तु, सुपीरियर गुड्स। ठीक है, और जो डालडा घी है, जैसे आप जानते हैं कि बहुत पुराना ये डालडा जो घी है, ठीक है, तो उस घी को हम मानते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब हो गया आपकी घटिया वस्तु, और सुपीरियर गुड्स का मतलब हो गया श्रेष्ठ वस्तु। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स किसे माना है हमने? डालडा घी को। उसका प्राइस अगर सपोज दैट डाउन हो गया, यानी कि इन्फीरियर गुड्स का क्या हुआ? प्राइस डाउन हो गया, कीमत कम हो गई उसकी। और जो आपका जो मार्केट में जो प्योर घी था, यानी जो सुपीरियर गुड्स था, उसका प्राइस है वो अनचेंज है। अनचेंज का मतलब क्या हो गया? उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो प्राइस उसका था वही उसका प्राइस रहेगा। लेकिन इन्फीरियर गुड्स का प्राइस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की अगर हम बात करें, प्रतिस्थापन प्रभाव की, तो वो क्या बताता है कि जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा कि अब वो इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस डाउन हुआ है, कीमत उसकी कम हुई है, तो भी वो किसको परचेज करना पसंद करेगा? वो सुपीरियर गुड्स को परचेज करना पसंद करेगा। इट मीन्स क्या है कि इन्फीरियर गुड्स विल बी सब्स्टिट्यूट्स फॉर सुपीरियर गुड्स, यानी कि इन्फीरियर गुड्स की जगह अब वो सुपीरियर गुड्स को परचेज करने लगता है। यानी कि डालडा घी विल बी सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर घी, यानी डालडा घी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया है? सुपीरियर गुड्स का ये प्योर घी। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या है? हमने इसको एक्सचेंज कर लिया, हमने इसको प्रतिस्थापन कर दिया है एक वस्तु को दूसरे के बदले में। तो यहाँ पे डालडा घी का जो इन्फीरियर था गुड्स, उसको हमने, इसका प्राइस डाउन हुआ तो उसकी जगह हमने किसको इसमें बदल दिया है? सुपीरियर गुड्स यानी प्योर घी में। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बता रहे हैं कि एक की जगह हमने किसको यूज़ करने लगे? प्योर घी को, या कह सकते हैं सुपीरियर गुड्स को। तो इसका जो रिजल्ट रहता है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस इफेक्ट द राइज ऑफ डालडा घी, ठीक है, जो आप देखते हैं कि जो कह सकते हैं डिमांड जो रहेगी राइस घी की वो बढ़ रही है। क्यों बढ़? तो मेन इसका कारण क्या है कि जो डिमांड बढ़ रही है डालडा घी की, वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि फेल इन द प्राइजेज ऑफ डालडा घी। तो ये इसकी जो डिमांड बढ़ रही है डालडा घी की, वो उसका मेन कारण क्या होगा कि एक टाइम के बाद जो इसकी प्राइसेस रहती है वो बहुत डाउन हो जाती है इसी कारण। ठीक है, तो ये इसका जो कह सकते हैं कि इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट का जो हम कह सकते हैं आय प्रभाव, जो कि गिफिन का पैराडॉक्सिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिफिन के पैराडॉक्सिस का जो इनकम इफेक्ट है उसके दो कह सकते हैं कि डिसीजन होते हैं। दो क्या हो सकते हैं? देखिए, गिफिन का जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट में दो पॉइंट हो सकते हैं। कौन कौन सा? या तो हम कह सकते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसका नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स थी और इन्फीरियर गुड्स का अगर प्राइस है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट में हम कैसे बताएंगे सकारात्मक में कि जब प्राइस डाउन होती है इन्फीरियर गुड्स की, तो हम उसी इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। क्यों खरीदने लग जाते हैं? क्योंकि अब वो हमें कम कीमत पर मिल रही हैं, तो हम उसी की ही डिमांड करते हैं। तो इसे तो कहेंगे पॉजिटिव रिलेशंस। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कीमत कम होता है, लेकिन हम कीमत कम होने पर हम उस वस्तु की डिमांड न कर हम चले जाते हैं सुपीरियर गुड्स पे, तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड करने लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट इनकम का। तो इनकम इफेक्ट का कह सकते हैं कि दो तरीके से कार्य करेगा। एक तरीके से कैसे होगा कि जब हम कह सकते हैं कि धनात्मक प्रभाव, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट कब होगा? जब उपभोक्ता अपनी बचत को घटिया वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने में लगाता है। यानी कि इन्फीरियर गुड्स की जब प्राइस कम होता है तो वो उसी की ही क्वांटिटी को बढ़ा देता है। तो इसे तो कहेंगे हम धनात्मक या पॉजिटिव प्रभाव। ठीक है,
बात करते हैं इसके विपरीत बिल्कुल कि अगर कंज्यूमर है वो अगर यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स का प्राइस डाउन होता है तो वो अपनी यहाँ पे अपना जो डाउन होगा प्राइस तो उससे उसकी एक तरह से क्या होगी, अभी रियल इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो रियल इनकम इंक्रीज को वो यहाँ क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, सुपीरियर गुड्स जो सेल्स वस्तुएं रहेगी उन पे एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट। तो ये इनकम इफेक्ट था जिसमें क्या बताया कि इन्फीरियर गुड्स का जब प्राइस डाउन होता है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है कि इन्फीरियर गुड्स की क्या बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ाने लग जाएगा कंज्यूमर। और नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इन्फीरियर गुड्स की प्राइस जैसे ही, घटिया वस्तु की प्राइस जैसे ही डाउन होती है तो वहाँ पे वो उस वस्तु की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा, वो सुपीरियर गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका मेन जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसका अपवाद क्यों बना है, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये निम्न कोटि होती है, इन्फीरियर गुड्स होती हैं, उस कह सकते हैं ये इन्फीरियर गुड्स की जो वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है। इसका मेन कारण ये है कि अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा भाग वो किस पे लगा रहा है, इन्फीरियर गुड्स पे लगा रहा है। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव, यानी ये जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका जो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होने के कारण वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी होने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ने के बजाय घटती है। तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ये ज़्यादा पावरफुल होता है पॉजिटिव इफेक्ट से, इसीलिए इन्फीरियर गुड्स की प्राइस डाउन होने पर भी उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो डिमांड है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सुपीरियर गुड्स को बढ़ा रहे हैं। हम अपना जो रियल इनकम जो बची है उसको हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, सुपीरियर गुड्स पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है ये ज़्यादा कह सकते हैं कि भारी है, या कह सकते हैं ज़्यादा इसका प्रभाव है धनात्मक पॉजिटिव से। इसीलिए कीमत कम होने पर, इन्फीरियर गुड्स की कीमत कम होने पर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एक फंक्शन या काम नहीं करेगा। राइट, तो ये इसके मेन कह सकते हैं अपवाद थे। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने इसके कॉजेस, लॉ ऑफ डिमांड के क्या कारण है कि जो उसका डाउन स्लोप होता है और अपवर्ड किस कंडीशंस में हो सकता है, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट डिस्कस किए थे। राइट।